आईएएस जन में आपका स्वागत है। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर से रिलेटेड हम एक सीरीज चला रहे थे, उसमें क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, सेकंड पार्ट अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन है जो 41 नंबर का है, यानी कि 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद डिस्प्यूट आ जाता है तो उसका निर्णय कौन करेगा? ऐसा क्वेश्चन देखा जाए कह सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कई बार आता है। ये देखा जाए आर्टिकल 71 से रिलेटेड है, जहाँ पे इलेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दिया है। तो देखा जाए इसका जो निर्णय होगा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा। तो ये तो आंसर हो गया इसका। अब आर्टिकल 71 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा, और जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वो फाइनल होगा और इसके साथ बाध्यकारी होगा, यानी कि बाइंडिंग भी होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि एक क्वेश्चन जो है आर्टिकल 71 से रिलेटेड है, जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्ट्रीब्यूट के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 42 नंबर का। अब 42 नंबर के क्वेश्चन भी राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद ऑफिस से हटाया यानी कि रिमूवल जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? ठीक है, तो ये देखा जाए आर्टिकल 61 से रिलेटेड है। ये आर्टिकल 61 से रिलेटेड है। आर्टिकल 61 में क्या कहा गया है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट दिया गया है। और ये देखा जाए इसका ग्राउंड क्या होता है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसका मेन ग्राउंड होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले करते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे इससे रिलेटेड। तो देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैसे हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला ऑप्शन है कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ऐसा तो नहीं है, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, नहीं, यहाँ पे देखा जाए संसद यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा हटाया जा सकता। अब देखा राष्ट्रपति को केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, और आर्टिकल 61 में दिया गया है। और ये महाभियोग कैसे लगाया जाता है? संसद पार्लियामेंट के किसी भी सदन, मतलब या आइदर कह सकते हैं राज्यसभा या लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता, मतलब दोनों सदनों द्वारा यहाँ पे जब विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी से ही किया जा सकता है इसे। और इसका आधार क्या होगा? जैसे 61 में दिया है कि इसका आधार होगा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखा जाए आपको थोड़ा इससे रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे आर्टिकल 61 में यह दिया है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट दिया है। ठीक है, और आर्टिकल देखा जाए 53 में क्या है? जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वहीं पे देखा जाए आर्टिकल 54 क्या है? यह इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताता है। ठीक है, वहीं आर्टिकल देखा जाए आप 55 के बारे में, तो इसमें एसटीबी एवं सीक्रेट बैलेट द्वारा ही चुनाव होगा। ठीक है, उसके आर्टिकल 58 है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है उसके बारे में दिया है। और 61 में क्या है? इम्पीचमेंट दिया है अभी थोड़ी देर पहले। और 71 में राष्ट्रपति चुनाव विवाद का जो निर्णय होगा वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा आर्टिकल हम डिस्कस कर दे रहे हैं, यहाँ पे आपको डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे दिया है जब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मृत्यु, त्यागपत्र यानी कि पदच्युत यानी कि रिमूवल या अन्य कारणों अदर रीजन से अपने कर्तव्यों ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर पाता है, तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यवाहक मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर सकता है? तो ये देखा जाए एक्टिंग प्रेसिडेंट का ज़्यादा जगह पे टेन्योर आपको 6 मंथ ही दिया है,
तो यहाँ पे ऑप्शन तो 6 मंथ हो जाएगा। और ये आर्टिकल देखा जाए 62 से रिलेटेड है, मतलब कि 62 आर्टिकल 62 के सेकंड पार्ट से रिलेटेड, मतलब सब आर्टिकल सेकंड है। तो आपको यहाँ पे आपको याद रखना है आर्टिकल 62 में क्या दिया है, इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। आर्टिकल 62 में क्या दिया है, इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। वहीं पे देखा जाए आर्टिकल 62 सब पार्ट 2 में दिया है कि 6 मंथ मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में जो भी काम कर रहा है 6 मंथ होगा, उसके अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार जो आर्टिकल 62 है के अनुसार यदि राष्ट्रपति का मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत अथवा अन्य किसी कारण से वैकेंट हो जाता है तो उस रिक्त को भरने के लिए 6 मंथ के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इसीलिए आंसर हो जाएगा 6 मंथ। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 44 नंबर के क्वेश्चन। अब 44 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर है। ऐसा क्वेश्चन में कई बार आता है, तो यहाँ पे कई मतलब स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे मैच करना है। तो देखा जाए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फिर आते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के कुछ सीमित मतलब डिस्क्रिशनरी पावर हैं, स्वविवेक शक्तियाँ मानी जाती हैं, जिसमें देखा जाए विधेयक को पुनः विचार यानी कि रिकंसिडरेशन हेतु वापस भेजना, मतलब कि मनी बिल को छोड़ के। उसके बाद देखा जाए पॉकेट वेटो है, यानी कि विधेयक को रोक सकता है, रोक के रख सकते हैं। उसके बाद संसद को संदेश भेज सकते हैं, जो आर्टिकल देखा जाए आर्टिकल 86 से रिलेटेड होता है। वहीं पे देखा जाए आप आर्टिकल 101 में क्या है, रिटर्न टू बिल होता है। और पॉकेट बिल वेटो को मतलब कोई सीमा नहीं दिया गया, लेकिन मतलब उसे पॉकेट वेटो के रूप में जाना जाता है। आर्टिकल 86 में क्या है, प्रेसिडेंट मैसेज जो है वो कन्वे कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखना है कौन कौन से सही होंगे। सबसे पहला देखा जाए मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति अपॉइंटमेंट, ऐसा डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर के मतलब कि सलाह के बाद होता है। दूसरा यहाँ पे देखा जाए बिल को आपत्ति यानी कि ऑब्जेक्शन सहित वापस भेजना। अभी हमने बताया कि ऑब्जेक्शन सहित रिकंसिडरेशन के लिए पुनः विचार के लिए भेजना जाना मनी बिल को छोड़ के। ठीक है, तो ये आपका सेकंड वाला सही हो गया। उसके बाद दिया है विधेयक बिल को रोक कर रखना यानी कि पॉकेट वेटो, ये भी सही है। थर्ड भी क्षमा प्रदान करना यानी कि पर्डन में देखा जाए पर्डन में ऐसा डिस्क्रिशनरी नहीं होता है, मतलब स्वविवेक शक्ति नहीं होता है, पर्डन को स्वविवेक शक्ति नहीं माना जाता है। तो ये आते हैं। उसके बाद देखा संसद के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग की अधिसूचना जो है नोटिफिकेशन जारी करना। तो नोटिफिकेशन भी जारी करना ये मतलब कि कह सकते हैं ये भी आपका डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं आता। वहीं पे देखा जाए आप आते हैं संसद पार्लियामेंट को संदेश भेजना उसका डिस्क्रिशनरी पावर में आता है। और जज की नियुक्ति करना भी डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं आता है। तो आपका यहाँ पे आंसर कौन कौन हो जाएगा, सेकंड हो गया और फिर थर्ड हो गया और फिर 6 हो गया। तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अब ये पर्डन से रिलेटेड है। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति जो है यानी कि पावर ऑफ पर्डन में क्या सम्मिलित है, या मतलब इंक्लूडेड नहीं है, सम्मिलित नहीं है, पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसको यहाँ डिस्कस करते हैं। और ये आर्टिकल देखा जाए 72 से रिलेटेड है, यानी कि 72 में क्या है, राष्ट्रपति को कुछ दया शक्तियाँ दिया गया है यानी क्लीमेंसी पावर दिया गया है, जिसे हम लोग दया शक्ति बोलते हैं। ठीक है, वो पावर दिया है जिसे हम लोग क्लीमेंसी पावर दिया गया। और ये पावर किस में दिया है, आर्टिकल 72 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 72 में। और इसमें क्या दिया है, पर्डन दिया है, कम्यूटेशन दिया है मतलब लघुकरण उसका शार्टनेस करना, रिमेशन परिहार करना, और रिस्पाइट दिया विराम लगाना, और रिप्राइव मतलब प्रतिबंध लगाना। इतने सारे चीज़ें दिया है। तो यहाँ पे आपको देखना स्टे
और निरंतरता कंटिन्यूटी ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पे आपको स्टे और निरंतरता कंटिन्यूटी हटा लेना है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे नहीं वाला पूछा गया है, तो अभी हमने बताया क्या क्या दिया है। आर्टिकल 72 में पार्डन दिया है पहला, दूसरा कम्यूटेशन दिया है, क्षमा मतलब लघुकरण करना, कम्यूटेशन। तीसरा आपको रीमेशन दिया गया है, रीमेशन दिया गया है। उसके बाद रिस्प्राइड दिया है, विराम लगाना। उसके बाद रिप्राइव दिया, प्रतिबंध लगाना, रिप्राइव। तो ये सारे चीज़ें दिए हैं, जैसे कम्यूटेशन हो गया, पार्डन हो गया, और रीमेशन हो गया, रिस्पाइट हो गया, रिस्पाइट हो गया, रिप्राइव हो गया। स्टे और कंटिन्यूटी ये नहीं दिया गया, यहाँ पे ऑप्शन आपको यही हो जाएगा, यानी कि 6th और 7th हो जाएगा। तो 6, 7 बी ऑप्शन आ रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन। और 46 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में से किसने कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया था। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट देखा जाए, ये जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं। तो उन्होंने यहाँ पे रोल प्ले किया था, बी ऑप्शन हो जाता। कब किया था इसको भी जानना है, यानी कि जो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, ये 20 जुलाई 1969 से और 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में थे। तो इनका जो मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट 20 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक था। और यह देखा जाए स्थित राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन और उपराष्ट्रपति बीबी गिरी के इस्तीफा देने के बाद हुआ था। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट यहाँ पे 1969 में हुआ था। और ये कौन है, जस्टिस, एक ही ऐसे जस्टिस हैं जो एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल प्ले किए थे। जैसे देखा जाए प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट का काम करेगा, और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। तो जैसा यहाँ पे देखा जाए, जो जाकिर हुसैन थे प्रेसिडेंट, उनका निधन हो गया, और जो बीबी गिरी थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन कहलाएगा कि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो कौन थे, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह थे। ठीक है, ये आपको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन देखा जाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वैधानिक नाम, जो लीगल नेम क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप देखा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लीगल नेम हो द यूनियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये मतलब कहाँ पे दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 300 आर्टिकल में दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में 300 आर्टिकल है। तो आर्टिकल 300 में क्या दिया है, 300 में गवर्नमेंट में श्योर बी यूज एज द यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब क्या यूज करना है, द यूनियन ऑफ इंडिया यूज करना है। ठीक है, सेंट्रल मतलब ऐसा वर्ड नहीं बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं लेक्चरों में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 48 नंबर का। और 48 नंबर के क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। सबसे पहला देखा जाए स्टेटमेंट दिया है, संघ यूनियन की कार्यपालिका शक्ति जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर में निहित होती है। ठीक है, ये दिया है संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट में निहित होती हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि संघ यूनियन की कार्यपालिका शक्ति जो है एग्जीक्यूटिव पावर प्रधानमंत्री में निहित हो। प्रधानमंत्री एक मतलब एक्टिंग रोल प्ले करता है। एग्जीक्यूटिव पावर इन प्रेसिडेंट में दिया है आर्टिकल 53 में। तो आर्टिकल अगर आप 53 देखेंगे तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसमें, प्रेसिडेंट में निहित होता है, उसका रोल प्ले करता है प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ पे निहित होता है वो पूछा गया है। तो आर्टिकल 53 देखिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है पहला। दूसरा आते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये आर्टिकल आपका 75 से रिलेटेड है, वहीं पे प्राइम मिनिस्टर वर्ड भी आता है।
ठीक है, आर्टिकल 75 रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर का, प्रधानमंत्री जो मंत्री परिषद होता है के प्रधान हेड होते हैं। ये भी सही है कि जो हेड ऑफ काउंसिल कौन होता है, मतलब हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ये बात सही है बिल्कुल। तो अपॉइंटमेंट देखा जाए कौन, प्राइम मिनिस्टर 75 आर्टिकल से है, और एग्जीक्यूटिव पावर 753 से है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर देखा जाए वो 74 से रिलेटेड है आर्टिकल। ठीक है, यहीं पे देखा जाए फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति अपॉइंटमेंट के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य मेंबर हो। ये बात बिल्कुल सही है कि यह आवश्यक नहीं होता है कि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन उसे 6 मंथ के अंदर किसी भी मतलब संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे 2, 3, 4 तीनों सही हैं, तो 2, 3, 4 यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसके प्रति उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये देखा जाए किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पे, तो आर्टिकल देखा जाए आप 75 का सब पार्ट 3 देखिए के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है। और चूंकि प्रधानमंत्री क्या होता है, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या होता है, हेड होता है। तो यहाँ पे देखा जाए प्राइम मिनिस्टर किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो ये लोकसभा के प्रति हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आर्टिकल 75 में 3 में आपको मिल जाएगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा वहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसमें देखा जाए पहला दिया असर्शन, भारत संघ जो यूनियन ऑफ इंडिया में मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, दोनों के प्रति मतलब यूनियन ऑफ इंडिया मंत्री परिषद जो होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लोकसभा में बना, उसका हेड क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। तो यहाँ दोनों के प्रति तो नहीं होगा, तो यहाँ पहला ऑप्शन जो है यानी कि असर्शन गलत हो गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि 75 का सब पार्ट 3 देखा जाए वहाँ पे लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा, और राज्यसभा मेंबर मतलब यहाँ पे कह सकते हैं बन सकते हैं मिनिस्टर उसमें, लेकिन मतलब एक ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरा आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संघीय सरकार यूनियन गवर्नमेंट में मंत्री मिनिस्टर बनने के लिए पात्र एलिजिबल होते हैं। ये बात सही है। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए असर्शन गलत है, लेकिन कारण इसका सही है, डी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 51 नंबर के, और 51 नंबर का क्वेश्चन, भारत के एक राज्य स्टेट के राज्यपाल गवर्नर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। मतलब राज्य गवर्नर से रिलेटेड आ जाते हैं, उस पर क्या चीज़ें हैं सही, उसमें देखते हैं। सबसे पहला, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा तो नहीं रहता है, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जन्म से कोई बात यहाँ पे नहीं। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा आते हैं, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बात सही है। और आर्टिकल आप 157 देखेंगे तो वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 157 में क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर दिया गया, वहाँ पे इस बातें लिखा हुआ है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम क्या होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। मतलब नेचुरल बॉर्न सिटीजन हो या एडॉप्टेड हो, दोनों। ऐसा कि कहीं पे नेचुरल बॉर्न सिटीजन का वहाँ पे शर्त नहीं लगाया गया है कि मतलब उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे थर्ड नंबर का स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड नंबर में उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो मतलब उसमें देखा राज्यपाल के लिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता की आवश्यकता ऐसा नहीं दिया ना,
मतलब उसमें संसद के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा लोकसभा केवल नहीं लिखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखा जाए 4th नंबर का है, इसमें वह एक से अधिक राज्य यानी कि मोर देन वन स्टेट का राज्यपाल हो सकता है। कई स्टेटों के राज्यपाल प्रेजेंट में भी क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को, मतलब कि कई स्टेट के एक ही राज्यपाल हो सकते हैं, और ये आर्टिकल 153 से रिलेटेड है। आर्टिकल अगर आप देखेंगे 153, तो वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा 1 गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। एक गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का हो सकता है, ऐसा आर्टिकल 153 में दिया गया है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन, एक क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर और दूसरा यहाँ पे 153 जो है मोर देन वन स्टेट की बात करता। तो यहाँ पे पहला तो गलत हो गया, सेकंड और फोर्थ है, तो सेकंड फोर्थ ऑप्शन आपका डी में मिलता, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन। अब 53 नंबर के 52 ही है नंबरिंग यहाँ पे, 53 मैंने बोल दिया। राज्यपाल गवर्नर के किसके प्रति उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो यहाँ पे जो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा उसी के प्रति उत्तरदायी होगा, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हो जाएगा। यानी कि अब ये देखा जाए आर्टिकल किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 155 देखिए के अनुसार राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, दूसरा अब आर्टिकल 156 पार्ट 1 देखिए, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर धारण करना, और इसके लिए राष्ट्रपति मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हो गया। ठीक है, तो यहाँ 2 आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। 155 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर दिया है। उसके बाद 156 में आपको प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट आपको यहाँ पे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत में संघ राज्य क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरी है का प्रशासन जो है अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे आर्टिकल आप अगर देखा जाए, आर्टिकल आप देखेंगे 239 और फर्स्ट में, तो इसके अनुसार क्या है, यूनियन टेरिटरी का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करता है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी आर्टिकल आपको मिल जाएगा 239 में मिल जाएगा, आप उस आर्टिकल को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक, अब आते हैं 54 क्वेश्चन पे सॉरी। अब 54 क्वेश्चन में आते हैं, लिखा हुआ है जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्य का राज्यपाल गवर्नर नियुक्त किया जाता है, तब उसके वेतन एवं भत्ते यानी सैलरी अलाउंस किस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं? ठीक है, यानी कि जब राज्यपाल एक से ज़्यादा स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसके जो सैलरी हो गया, अलाउंस, वो किस तरह से निर्धारित किया जाता है? तो ये देखा जाए क्वेश्चन आपको मिल रहा है आर्टिकल 158(3)(a) में दिया हुआ है, और इसमें सैलरी ऑफ गवर्नर ऑफ मल्टीपल स्टेट के बारे में कहा गया है। और इस आर्टिकल में यानी कि 158(3)(a) में क्या कहा गया है कि यदि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्य का राज्यपाल होता है, तो उसके वेतन भत्तों जो भुगतान होगा संबंधित राज्यों द्वारा राष्ट्रपति के आदेश से निर्धारित प्रपोर्शन में किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे प्रपोर्शन की बात कहा गया है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रपति के आदेश ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट द्वारा निर्धारित अनुपात प्रपोर्शन में संबंधित राज्यों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाता है, इसलिए कि यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करते हैं, जिससे और भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए और इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आए तो आपका कभी गलत ना हो। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के लेक्चर को आप देखेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत में किसी राज्य स्टेट की
राज्यपाल बनने वाली, ठीक है, पहली महिला फर्स्ट वुमन गवर्नर कौन थी? अब जैसा क्वेश्चन आप देखते हैं फर्स्ट वुमन गवर्नर कौन बनी, तो फर्स्ट वुमन गवर्नर सरोजनी नायडू बनी, ठीक है। और कहाँ की बनी ये भी जानना है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, तो आंसर हो गया सी। अब सरोजनी नायडू भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। और ये देखा जाए 15 अगस्त से लेके 15 अगस्त 1947 जब से आज़ाद हुआ, 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश, जो पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, इस समय यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, उसकी राज्यपाल रहीं। और आप सरोजनी नायडू को जानते हैं, भारत की कोकिला बोला जाता है, ठीक है। और ये फर्स्ट वुमन गवर्नर थी, ठीक। और कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश को पहले हम लोग यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे उस समय, उसी की थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? मतलब पावर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज, ये तो कहा था काम तो भाई पार्लियामेंट का है, तो पार्लियामेंट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड आर्टिकल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब देखा जाए, आप आर्टिकल 124 देखिए, उसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं कंपोजिशन का प्रावधान कहा गया है, ठीक है। प्रारंभ में देखा जाए, जो सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश चीफ जस्टिस तथा 7 जो परसुइंग जज हुआ करते थे शुरू में। अब न्यायाधीश की संख्या बढ़ते बढ़ते आप जानते हैं कि इस समय 34 न्यायाधीश हैं, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो ये संख्या बढ़ गया, तो ये संख्या बढ़ाने का काम कौन है? ये न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का काम पार्लियामेंट का है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखा जाए, संसद ने सुप्रीम कोर्ट नंबर जो है एक्ट 1956 के मध्य समय समय पर बढ़ाता है। एक्ट देखा जाए, एक्ट नंबर है 1956, उससे समय समय पर बढ़ाया जाता है, ठीक। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? यानी कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। अब सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में देखा जाए कैसे हटाए जाते हैं, तो इनके बारे में तो यहाँ पे देखा जाए, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पे, यानी कि बाई प्रेसिडेंट ऑन पार्लियामेंट एड्रेस के द्वारा। अब ये देखा जाए क्यों हटाए जाते हैं, इसकी बात करेंगे। जो भी राष्ट्रपति बनाएगा, जो प्लेजर के रूप में मतलब अपॉइंट करता है, उसमें यही रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 124 का 4 पार्ट देखिए, और 124 का ही 5 पार्ट जो सब पार्ट है, उसमें क्या है कि प्रोवाइडेड मिसबिहेवियर वर्ड लिखा है, मतलब सिद्ध कदाचार जो है, अक्षमता यानी कि इनकैपेसिटी के आधार पर हटाया जा सकता है। और संसद में के दोनों सदनों द्वारा एक विशेष बहुमत जो स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करता है। और संविधान में न्यायाधीश के लिए महाप्रयोग इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया, यहाँ शब्द रिमूवल जोड़ा गया है, हटाना जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यहाँ पे आप पढ़ते वक्त इम्पीचमेंट वगैरह वर्ड नहीं यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श, यानी कि जो इन कॉन्स्टिट्यूशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे इसके परामर्श से, तो इसमें देखा जाए आर्टिकल थोड़ा सा आपको देखना होगा। आर्टिकल देखा जाए 124 2 पार्ट सब पार्ट 2, और नियुक्त में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं अन्य जो सीनियर न्यायाधीश होंगे उनके परामर्श पे राष्ट्रपति करता है। और देखा जाए 1993 से लेके जो सेकंड जज केस था 1998 में क्या है, थर्ड जज
केस तो कोलिजियम सिस्टम लागू किया गया, और वर्तमान में देखा जाए यही हमारा कोलिजियम सिस्टम ही रिकमेंडेशन के आधार पे होता है, ठीक है, और उसी के बेस पे राष्ट्रपति नियुक्ति देता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, कोलिजियम सिस्टम से ही रिलेटेड है, ठीक। इससे स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कौन सा गलत है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे जानना है। तो यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। अब ऐसा नहीं यहाँ पे कि रॉन्ग और वैसा स्टेटमेंट नीचे दिया रहेगा, ठीक। तो इसमें कौन कौन से सही हैं, कौन गलत है, तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए स्टेटमेंट विचार करना है तो आपको अगर एक ही गलत होगा 3 सही होगा तो वही आंसर हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। यहाँ पे देखना है, अभी कोलिजियम सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस ऑप्शन को देखते हैं। पहले ये ऑप्शन देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम जो है 5 सदस्यीय 5 मेंबर निकाय है, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, तथा इसमें 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, मतलब कि इस तरह से CJI प्लस आपका वरिष्ठ मतलब जजेज होते हैं, ये इसका होता है 4 वरिष्ठ जजेज रहेंगे। तो पहला ऑप्शन ये सही हो गया, ठीक। उसके बाद दूसरा देखते हैं, संसद ने विधि द्वारा कोलिजियम प्रणाली का आरंभ किया। ऐसा नहीं है, विधि द्वारा कोई भी यहाँ पे कोलिजियम प्रणाली का प्रारंभ नहीं किया गया है, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए यहाँ पे थर्ड, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कोलिजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। दोनों बातें सही हैं, पहला हो गया सही, सेकंड गलत हो गया और थर्ड सही हो गया। कोलिजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में सेकंड जज केस के ऐतिहासिक निर्णय से हुआ था, ये भी बात सही है, ठीक है। सेकंड जज केस, थर्ड जज केस जो अभी हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, सेकंड जज केस क्या था कि 1993 में होगा, कोलिजियम प्रणाली शुरुआत हुआ। वहीं पे देखा जाए थर्ड जज केस में क्या है, कोलिजियम सिस्टम का विस्तार किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए सेकंड गलत है, तो 1, 3, 4 सही है, तो ऑप्शन यही आपको यहाँ पे पिक करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, यानी कि पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड ए डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट कम अंडर विथ जुरिस्डिक्शन। मतलब जुरिस्डिक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उस जुरिस्डिक्शन में यहाँ पे ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन की बात कहा गया है, यानी कि मूल अधिकार की बात कहा गया, ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन में आता है। और ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल देखा जाए 131 है, वहीं पे आप एडवाइजरी की आर्टिकल देखा जाए 143 है, और रिट जुरिस्डिक्शन के आर्टिकल जो है ये 32 होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का 32 और हाई कोर्ट का 226 होता है, ठीक है। और एप्लीएटेड जुरिस्डिक्शन में आते हैं तो ये आर्टिकल 132 से लेके 136 पूरा यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये मूल अधिकार ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन से है 131 से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन देखा जाए आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं कि संविधान के 73 में यानी 73वें संशोधन में प्रावधान किया गया है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो क्या क्या प्रावधान किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो पंचायती राज से रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है उसी के रिस्पेक्ट में, तो इसमें डिटेल में हम लोग देख लेंगे जिससे पंचायती राज के क्वेश्चन हमें गलत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे क्या क्या प्रावधान है। अब इसमें देखा जाए सबसे पहला लिखा है पंचायतों के नियमित चुनाव रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए। ये बात सही है
कि पंचायतों के रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए, कि 73 में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा देखा जाए, महिलाओं ओमन के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण होगा और ये 1/3 होता, 1/3 होगा, मतलब 33% सीटों का। इसके बाद देखा जाए यहाँ पे राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन की सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशन के अनुसार पंचायतों को धन फंड उपलब्ध कराया जाता है। ये भी बात सही है। ठीक है। तो 11वीं अनुसूची जो 11 शेड्यूल है के विषयों में पंचायतों की शक्तियों पावर का हस्तांतरण डिवोल्यूशन किया जाता है। और इसमें आपको पता है कितने 11 शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कई बार एग्जाम में आता है 29 सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए सभी सही हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत से रिलेटेड है। तो पंचायतों की संरचना जो स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। अब इसमें सही नहीं है उसे बताना है। ठीक है। सबसे पहला आते हैं कि किसी राज्य का विधान मंडल जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है विधि द्वारा पंचायतों की संरचना का प्रावधान कर सकता है। सही बात है, ये आपको पंचायतों का यहाँ पे रहेगा, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा देखा जाए ऑप्शन में आते हैं, ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। ये भी बातें सही है। ठीक। वहीं पे देखा जाए प्रत्येक राज्य ग्राम मध्य तथा जिला स्तर पंचायतों का गठन सब जगह नहीं होता है। ठीक है। प्रत्येक राज्य में तीनों स्तर के जो पंचायत का गठन नहीं रहता। ठीक है। अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। ठीक। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या पॉपुलेशन 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत गठन नहीं करेंगे। ये बात सही है। तो यहाँ पे आपको ये सी आंसर मिल जाए, क्योंकि हमें गलत पिक करना, तो ये सी आंसर ही गलत है। और ये आर्टिकल 243B आप इसे देख सकते हैं, आर्टिकल 243B। ठीक है, इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 62 नंबर के क्वेश्चन। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल जो टेन्योर है किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। जो उसका प्रथम अवधेशन होगा यानी कि फर्स्ट मीटिंग वहीं से रहेगा उसका डेट। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने प्रथम अधिवेशन यानी कि फर्स्ट मीटिंग के लिए निर्धारित तिथि से। ठीक है। और ये देखा जाए आर्टिकल 243E में दिया हुआ है कि पंचायत का कार्यकाल जो होगा उसकी पहली बैठक फर्स्ट मीटिंग के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष तक होगा। यदि देखा जाए पंचायत समय से पहले डिजॉल्व हो जाता है तो सामान्यतः 6 मंथ के अंतर दूसरा चुनाव कराना पड़ता है। यदि शेष कार्यकाल जो 6 महीने से कम ही यहाँ पे आवश्यकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी पंचायती राज से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं, इसमें मैचिंग वाला क्वेश्चन होता है, कई बार एग्जामों में आता है, तो इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक। तो सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं कि जो बलवंत राय मेहता थे समिति, इसका ईयर भी बताएंगे। और बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए बनाया गया था। इन्होंने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज यानी कि 3 टियर पंचायती राज की सिफारिश किया था और ये समिति बना था 1957 में। ठीक। तो ये त्रिस्तरीय समिति यानी कि पहला ही मैच हो गया। दूसरा देखते हैं अशोक मेहता समिति हो। अशोक मेहता समिति 1978 में बना था और ये 2 स्तरीय यानी कि 2 टियर सिफारिश यहाँ पे सिस्टम की सिफारिश किया था, तो सेकंड मैच हो जाएगा। उसके बाद LM सिंघवी कमेटी जो था और ये 1986 में बना और इन्होंने पंचायत को स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और संवैधानिक मान्यता देने पे बल दिया गया, जो 73
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बना। वहीं पे देखा जाए GBK राव समिति है, ठीक है, और ये स्थानीय स्वशासन पद्धति लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। 1 मिनट, ये आप थोड़ा सा मैच कर सकते हैं यहाँ पे। ये वाला मैंने गलत बोला, सही ये वाला हो जाएगा और ये हो जाएगा। प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और ये कब बना? GBK राव कमेटी, ये 1985 में बना था, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल भी अरेंज करने के लिए आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेट बना दिया कि बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में बना। वहीं पे देखा जाए जो एक कमेटी और थी संथानम कमेटी, और 1963 में बना था। अशोक मेहता कमेटी 78 से रिलेटेड है। वहीं GBK राव कमेटी है 1985 में, और LM सिंघवी कमेटी जो लेटेस्ट है 1986 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए आपको पंचायती राज से ही है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, कौन कौन से स्तर आते हैं, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखा जाए कि ग्राम पंचायत आएगा, और क्षेत्रीय पंचायत समिति आएगा, जिला पंचायत आता है, ठीक है, यही आपका डी आंसर सही हो जाएगा। और जिला पंचायत जो है बलवंत राय समिति से रिलेटेड होता है, उसी के आधार पे बनाया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर का। इसमें क्या है? संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 में आया था, में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है? तो इसमें किसका प्रावधान किया गया इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन के रूप में, यहाँ नगर पालिका समिति यानी कि म्यूनसिपल कमेटी, ऐसा कुछ नहीं है, म्यूनसिपल कमेटी की यहाँ पे नहीं है कुछ, ठीक है। दूसरा देखा जाए वार्ड कमेटी के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है वार्ड कमेटी, तो वार्ड कमेटी आ जाएगा इसमें। उसके बाद महानगर योजना समिति है यानी कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है, ये भी है। और जिला योजना समिति डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये भी है। तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट गलत हो जाएगा। तो ये देखा जाए आर्टिकल, अगर इसमें देखा जाए वार्ड कमेटी आर्टिकल आपको 243S में मिल जाएगा। इसमें वार्ड कमेटी को बताया गया, इसका प्रावधान बताया गया 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। वहीं पे देखा जाए आर्टिकल, अगर हम लोग आते हैं आर्टिकल 243Z में, ठीक है, तो उसमें आपको 243 और ZD में, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात कहा गया। वहीं पे देखा जाए अगर हम लोग Z243ZE आते हैं, ठीक है, उसमें आपको मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वहीं पे जो ये पार्ट है नगर पालिका समिति, इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया गया है। तो आप आर्टिकल जैसे 73 देखेंगे तो पंचायती राज है, 74 नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपल पार्टी के लिए है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होते हैं, ठीक है, उनके लिए के वेतन एवं सेवा शर्तों पर भी निर्दिष्ट है। सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ कैग किस पे निहित है? तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन। सबसे पहला यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन का ऑप्शन, प्रथम अनुसूची से रिलेटेड है कुछ ऐसा। तो प्रथम अनुसूची में यहाँ पे दिया गया है, प्रथम अनुसूची से रिलेटेड इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये देखा जाए आपको याद ही रहना चाहिए, द्वितीय अनुसूची से यानी कि सेकंड शेड्यूल से रिलेटेड है कि भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची का भाग ई आप देखेंगे, जिसमें कैग मतलब CAG के वेतन, सैलरी और उसके कंडीशन ऑफ सर्विसेज और अलाउंस और पेंशन से संबंधित दिया गया। और इसमें देखा जाए आपको आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल आपका 148 सब पार्ट 3 हो जाएगा। और इसमें आपका कैग एक्ट भी अगर हम लोग कैग एक्ट की बात करेंगे तो कैग एक्ट आया था 1971 में आया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है सेकंड शेड्यूल में। और इसी में देखा जाए
आपको जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के भी समान एक तरह से इनका वेतनमान होता है, तो उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे CAG की नियुक्ति जो होता है, कैग की नियुक्ति, ठीक है। अब कैग की नियुक्ति देखा जाए आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तो ये आर्टिकल आपका 148 से रिलेटेड है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है, पहला। वहीं पे CAG के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में आर्टिकल 149 में दिया गया है कैग के। वहीं पे देखा जाए कि आपका फॉर्म, जैसे अकाउंटेंट की बात कहा गया, फॉर्म अकाउंटेंट, तो फॉर्म अकाउंटेंट आपको 150 में मिलेगा। वहीं ऑडिट रिपोर्ट, जो ऑडिट रिपोर्ट में आएंगे तो ये ऑडिट रिपोर्ट 151 में मिलेगा, ऑडिट रिपोर्ट। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको ध्यान में रखना है। इसमें देखा जाए ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, तो इसमें हम फिर से बोल रहे हैं, जो कैग की अपॉइंटमेंट ऑफ कैग तो 148 में है, और ड्यूटी एंड पावर ऑफ कैग 149 में है। वहीं फॉर्म ऑफ अकाउंट है वो 150 है, वहीं पे ऑडिट रिपोर्ट है 151 है, इसमें 150 है और इसमें 150, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए असर्शन रीजनिंग से रिलेटेड है, और ये 69 नंबर का क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। तो इसमें सबसे पहले असर्शन दिया रहता है, वित्त आयोग जो है फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता, जो क्वालिफिकेशन का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, ये देखा जाए जो आर्टिकल आप देखेंगे 281 पार्ट है, सब पार्ट, वहाँ पे आपको इसकी नियुक्ति वगैरह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर हम देखते हैं आर्टिकल 282 में, तो उसमें पार्लियामेंट कानून बनाता है कि अध्यक्ष की उसके क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होगा, तो आर्टिकल 282 में है, ठीक है। तो ये पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, असर्शन गलत हो गया। और दूसरा देखते हैं अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और ये आर्टिकल 280 के सब पार्ट 1 से रिलेटेड हो, तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, असर्शन गलत है, जबकि रीजन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कथन बेस्ड क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें, और इसमें क्या है, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे भारत की संचित निधि, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, से धन निकालने की अनुमति देता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि भारत के मतलब जो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने की अनुमति देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि भारत के जो संचित निधि होता है, निकालने की अनुमति कौन देता है, पार्लियामेंट देता है, और वो एक बिल लाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं, विनियोग अधिनियम बोला जाता है, उसके द्वारा वहाँ पे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका इससे फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं, प्राप्त करों यानी कि नेट प्रोसेस टैक्स के भागों को राज्यों के बीच बंटवारा करता है, यानी कि डिवैल्यूएशन करता है, ये बात सही है, ठीक है। डिवैल्यूएशन वाली बात यहाँ पे सही है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला सही। सहायता अनुदान जो ग्रांट इन एड के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करता है, ये भी बात सही है, इसमें करता है। आर्टिकल अगर आप देखेंगे 280 सब पार्ट 3 में ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें क्या है कि केंद्र एवं राज्य के बीच में टैक्स, नेट प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धांतों का अनुशंसा यहाँ पे करता है, और ग्रांट इन एड की भी बात करता है, ये सब काम, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन कि संघ सरकार यानी कि राज्य सरकार के बजट प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही हो रही है या नहीं हुई, इसकी देख रेख करता है। ये नहीं, इसके देख रेख ये सब नहीं है, ठीक है। क्योंकि करों की वसूली एवं बजट जो कार्यान्वयन होता है, यानी कि बजट इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी, ये फाइनेंस मिनिस्टर की है, इनकी नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर 2 और 3 ही फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है सही, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा,
ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको आर्टिकल याद रखना है कि जैसे 280 है तो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, इसका अपॉइंटमेंट वगैरह इसके। वहीं पे ग्रांट इन एड की बात किया जाता है, ग्रांट इन एड, तो ये आर्टिकल 275 से रिलेटेड है, 275, तो याद रखना। वहीं देखा जाए स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी नियुक्ति होती है, अनुच्छेद स्टेट फाइनेंस कमीशन, और स्टेट फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है 243I, यह हम लोग कह सकते हैं 243Y भी, यहाँ पे दो आते हैं 243I और Y, ठीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 71 नंबर के क्वेश्चन। ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, और राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन एवं संवैधानिक निकाय जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। ये बात तो सही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक। और ये देखा जाए अभी थोड़ी देर पहले हमने आर्टिकल बताया, आर्टिकल 243I से रिलेटेड है, और राज्य के 5 वर्ष के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक राज्य पर राज्य वित्त यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा। और ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि आर्टिकल 43I है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए संघ वित्तीय आयोग फाइनेंस कमीशन पंचायत को वित्तीय सहायता देने के लिए सिफारिश नहीं करता है, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखा जाए एक कारण जो है ये गलत हो गया, क्योंकि इसका काम ही यही है कि इसको मतलब देना है, यानी कि जैसे आर्टिकल फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड अगर आर्टिकल 283 भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा के अंतर्गत राज्य वित्त आयोगों की सिफारिश के आधार पर पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाने के उपाय सुझाता है, ठीक है। इसीलिए ये यहाँ पे क्या होगा, इसका रीजन गलत हो जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो गया, सी इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन है, और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है एक तरह से। तो 72 नंबर में ये लिखा हुआ है कि 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो देखा जाए इसकी नियुक्ति तो आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और ये आर्टिकल देखा जाए, आर्टिकल आपको 316 से रिलेटेड है, जिसमें जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति क्या करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, ठीक। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इससे रिलेटेड आर्टिकल आपको याद रखना, जैसे 315 है, जिसमें यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जॉइंट पीएससी, ये सब की बात कहा गया। वहीं पे जैसे अभी ये आर्टिकल है, नियुक्ति है 316 नियुक्ति है। वहीं पे 317 में आते हैं उसके रिमूवल पे, कैसे रिमूवल किया जाता है। वहीं पे देखा जाए 320 है, उसके फंक्शन के बारे में दिया गया। वहीं पे देखा जाए 323 है आर्टिकल, जो उसके एनुअल रिपोर्ट के बारे में दिया गया, एनुअल रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। तो ये सब आपको आर्टिकल याद रखना है, यानी कि 315, 316, 317 और 320 कम से कम ये आर्टिकल आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ये उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। इसके कार्यों का विस्तार कैसे किया जा सकता है, तो ये उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा किया जाता है, और ये उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा किया जाता है। और ये आर्टिकल आप देखेंगे 321, वहाँ पे आपको मिलेगा। वहाँ पे क्या मिलेगा कि राज्य विधान स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना के राज्य लोक सेवा आयोग जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं के कार्यों का विस्तार कर सकता है। और राज्य सेवा आयोग राज्य जैसे स्टेट, स्थानीय लोकल अथॉरिटी या स्टेचुटरी बॉडी, ये सब को अतिरिक्त कार्य भी सौंपा जा सकता है, जो आर्टिकल आपको 321 में मिलता है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शन के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 74 नंबर के क्वेश्चन में। 74 नंबर का क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, तो इसको देखते हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, भारत के निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, गलत भी हो जाता है।
तो इसे देखते हैं डिटेल में। भारत के निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्य जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है कि संसद जो पार्लियामेंट और राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर हैं के सभी चुनाव कराना, ये बात सही है। ये आर्टिकल आपको 341 फर्स्ट पार्ट में मिले, सॉरी 324 कहेंगे, 324 फर्स्ट पार्ट में मिलेगा, ठीक है। और इसमें कहा गया है सांसद पार्लियामेंट के चुनाव कराना और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव कराना और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना और मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल तैयार करना तथा चुनाव प्रक्रिया का अधिच्छितकरण यानी कि सुपरिंटेंडेंस करना और निर्देश देना और नियंत्रण करना, ये सब इसका काम है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए पहला तो ये दिया, दूसरा आप ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना, ये भी सही है, अभी हमने बात किया। उसके बाद थर्ड आप देखते हैं, थर्ड में यहाँ पे किसी राज्य के संविधान के नियमानुसार शासन न होने पर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट लगाने की अनुशंसा करना, ऐसा इसका काम नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका 324 में क्या है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है और 327 में क्या है, सांसद के चुनाव संबंधी विधि बनाने की शक्ति भी है और 328 में क्या है, राज्य विधान मंडल के चुनाव संबंधी विधि बनाने की शक्ति इसके पास है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं निर्वाचन सूची जो इलेक्टोरल लॉ तैयार करने के कार्य और उसका सुपरविजन और डायरेक्शन और कंट्रोल है इसका काम, ठीक है। तो ये सब इसके काम है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है, थर्ड ऑप्शन इसका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा कि फोर्थ आप हटा जाइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप सही कर दीजिए, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 75 नंबर के क्वेश्चन, और 75 के नंबर के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से क्वेश्चन हो जाता है कि यहाँ पे क्या है कि कुछ क्रोनोलॉजिकल बात कहा गया है, उस क्रोनोलॉजिकल बातों को अरेंज करना है, ठीक है। 75 में तो निम्नलिखित चुनाव सुधार जो इलेक्टोरल रिफॉर्म बार बार होता है उस पर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित चुनाव जो सुधार है इलेक्टोरल रिफॉर्म को सबसे पहले से लेकर सबसे बाद तक, मतलब नया तक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पुराना देखा जाए, यहाँ पे आते हैं, हम अरेंज कर दे रहे हैं और उसका डेट भी बता रहे हैं कब कब ये रिफॉर्म आया। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे रिफॉर्म आता है, आपको इस रिस्पेक्ट में ध्यान देना है कि ईवीएम और ईवीएम देखा जाए ये 1982 में जन्म लिया। उसके बाद EPIC आता है, अभी फुल फॉर्म बताएंगे। EPIC क्या है, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड बनने लगा और ये 1993 में बना। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट आते हैं BBPAT पैट, यानी कि BBPAT जो है, और ये 2013 में आया, ठीक है। उसके बाद नोटा वाला ऑप्शन आया और नोटा वाला ऑप्शन में 2013 में ही आया, लेकिन इसके बाद ही आया क्योंकि ये देखा जाए 2013 में 4 सितंबर को आया था और ये 27 सितंबर को आया था। तो ये 2013 में 4 सितंबर को आया था और ये 27 सितंबर के, इसलिए बाद में नोटा आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें कुल फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है कि जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है EVM है, और ये पहली बार प्रयोग किया गया था केरल के पारूर विधानसभा में किया गया था 1982 में, भी याद रखना। केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। दूसरा देखा जाए यहाँ पे EPIC है जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड के इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 में मतदाता फोटो पहचान बनाने की शुरुआत किया गया। वहीं पे देखा जाए BBPAT जो है यानी कि वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल जो है, ये पहली बार 4 सितंबर को 2013 में नागालैंड के नोकेश विधानसभा चुनाव में किया गया। नागालैंड के नोकेश विधानसभा चुनाव में किया गया। वहीं पे देखा जाए नोटा जो है यानी कि नन ऑफ द अबव ऑप्शन 27 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे EVM में जोड़ा गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा आपका A हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर के क्वेश्चन में। और ये देखा जाए 76 के नंबर के क्वेश्चन में, तो इसमें पहला ये 75 का तो कर लिया। सामाजिक क्षेत्र जो सोशल सेक्टर है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पे सही है। तो इसमें विचार करते हैं। सबसे पहला, सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा यानी कि एजुकेशन और हेल्थ, पोषण, न्यूट्रिशन जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। ये बात सही है। सामाजिक क्षेत्र का विकास केवल आर्थिक, अब यहाँ पे लिखा हुआ केवल आर्थिक, ठीक है, और के लिए नहीं, ये बात सही है। अब के लिए नहीं लगा दिया तो सही है, बल्कि रिपब्लिक वेलफेयर, सामाजिक सोशल जस्टिस के लिए भी है। ये बात सही हो गया। अब देखा यहाँ पे उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन के बाद सामाजिक सेवाओं के निजी संस्थानों यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की भूमिका बढ़ने से सरकार की जो रेगुलेटरी पावर पूरी तरह से समाप्त हो गई। ऐसा नहीं, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन सी सही, गलत हो गया। और जीवन, लाइफ, स्वतंत्रता, लाइबर्टी जैसे तत्व सामाजिक क्षेत्र यानी कि अधिकार आधारित राइट बेस्ड गवर्नेंस जोड़ा गया है। ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत आपका सी हो गया, तो यही ऑप्शन आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 ऑप्शन क्या हो गया, ऑड इन इवन वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है कि कौन सा कथन सही है, आपको पिक करना है, कौन सा कथन गलत पिक करना है। यहाँ पे आपको 3 अगर सही हो गए और 1 गलत, तो गलत वाला आपको चूज करना है। अगर यहाँ पे 3 गलत हो गए, 1 सही, तो आपको सही वाला चूज करना है। ऐसा यहाँ पे ध्यान रखना है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 77 नंबर के क्वेश्चन में। और 77 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन है कि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में सरकार की भूमिका मुख्य रूप से किस रूप में परिवर्तित हो गई है। तो ये ध्यान देना किस रूप में परिवर्तित हो गई है मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो हम आंसर बता रहे हैं इसमें, एक कल्याणकारी संस्था यानी कि वेलफेयर स्टेट के रूप में जो नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं यानी कि बेसिक सर्विस उपलब्ध कराती है, उसी रूप में यहाँ पे डेवलप हुआ गया। ठीक, मतलब कि क्वालिटी ऑफ लाइफ देने की बात करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 78 नंबर के क्वेश्चन। और 78 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और सरकार के बीच सहयोग कोऑपरेशन में आने वाली प्रमुख चुनौतियां जो मेजर चैलेंजेस के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार आपको करना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आपको सही स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं छोटे, और 2 ही स्टेटमेंट दिया है। छोटे और स्थानीय जो संगठन होता है, स्मॉल एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सरकारी नियमों, गवर्नमेंट रेगुलेशन के साथ समन्वय जो कोऑर्डिनेशन करना लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर से गुजरना एक बड़ी चुनौती है। ये बात सही है, ऐसा होता है। छोटे एनजीओ के लिए ये बहुत टफ काम होता है, तो ये सही हो जाता है। दूसरा देखा जाए, सरकार, गवर्नमेंट और गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ के बीच प्राथमिकता जो प्रायोरिटी है, दृष्टिकोण में अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंतर होता है, इनके दोनों दृष्टिकोण में अंतर होता है। तो यहाँ पे एक ही आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे आंसर सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं 79 नंबर के क्वेश्चन, इसे देखते हैं। इसमें भी देखा जाए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड दिया है। गैर सरकारी संगठन जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ द्वारा संचालित आपदा राहत जो डिजास्टर रिलीफ है, और रिहेबिलिटेशन जो पुनर्वास होता परियोजना की सबसे बड़ी शक्ति स्ट्रेंथ किससे माना जाता है। तो इसमें आपको पिक करना है आंसर। इसमें देखा जाए स्थानीय नेटवर्क, लोकल नेटवर्क और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता जो होता है, क्विक रिस्पांस कैपेसिटी को माना जाता है इसी को। ठीक है, तो एनजीओ में देखा जाए क्या होता है चीज़ें कि नेचुरल जो डिजास्टर हो गए, जैसे फ्लड आ गया, एर्थक्वेक हो गया, ड्रॉट हो गया, पेंडेमिक, ये सब में एनजीओ की भूमिका बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, लोकल नेटवर्क बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए वो जल्दी से रिस्पांस देते हैं, यानी कि त्वरित प्रक्रिया क्षमता उनके पास होती है रिलीफ में। जैसे फ्लड आ गया, अब उसमें
फूड की कमी हो गया, मेडिकल असिस्टेंट हो गया, जो अस्थायी आश्रय यानी टेम्परेरी सेटलमेंट की बात हो, रिहेबिलेशन की बात हो, एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन, ये सब रहता है। तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। दूसरा नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, क्राई से रिलेटेड है। क्राई मतलब चाइल्ड राइट एंड यू, ऐसा इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जामों में पूछा गया है, क्राई का CRY, इसका फुल फॉर्म क्या है, चाइल्ड राइट एंड यू होता है। और नामक संगठन है कि मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसी विशेष क्षेत्र यानी कि स्पेशल एरिया में अपने कार्यों के लिए जाना जाता है, किस एरिया में इसका अच्छा सा काम है। जैसे क्राई है चाइल्ड से रिलेटेड, तो यहाँ ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, C है कि बच्चों की शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य और सुरक्षा और भागीदारी पार्टिसिपेशन के अधिकारों के लिए ये लड़ता है क्राई। ठीक है, ये NGO है उसी के रूप में, यानी कि बच्चों की शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ, न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज और पार्टिसिपेशन, ये सब की बात यहाँ पे इसमें करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 81 नंबर के क्वेश्चन में, और ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब इसमें दिया है पहला असर्शन के बारे में, नागरिक समाज है संगठन यानी कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लोकतंत्र डेमोक्रेसी को केवल प्रतिनिधि व्यवस्था यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं करते हैं, बल्कि उसमें केवल नहीं करते हैं, आ गया ना, अगर केवल लगा होता तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं करते हैं, उसमें और भी बातें करते, पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक के रूप में भी विकसित होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नागरिक समाज जो है यानी कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आम लोग सिटीजन को सार्वजनिक मुद्दे यानी कि पब्लिक इशू से जोड़ते हैं, उन्हें संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी भागीदारी पार्टिसिपेशन को मजबूत करते हैं। तो ये तो रीजन भी सही हो गया, असर्शन भी सही होगा और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो पहला आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन आपका 82 नंबर के क्वेश्चन है। ये 82 नंबर के क्वेश्चन आंदोलन से रिलेटेड है, तो इसमें आपको कौन सा विकल्प यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब जो करेक्ट यहाँ पे मैच नहीं उसको यहाँ पे सही माना जाएगा। तो सबसे पहला आता है चिपको आंदोलन जो है पर्यावरण इन्वायरमेंट यानी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ये लोकल लाइवलीहुड्स की रक्षा करता है, ये सही है। उसके बाद बी आते हैं ऑप्शन नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था, ये विस्थापन डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड था, रिहेबिलेशन से रिलेटेड, डेवलपमेंट मॉडल से रिलेटेड था, तो ये भी आपका सही हो जाए। नेक्स्ट देखा जाए मजदूर किसान शक्ति जो है ये 73 संविधान संशोधन से रिलेटेड नहीं है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद डी ऑप्शन क्या होगा, महिला आंदोलन जो लैंगिक जो न्याय हो, जेंडर जस्टिस और इक्वलिटी और वर्क प्लेस पे सेफ्टी की बात करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सी वाला नहीं सही है, तो यही आंसर सही हो जाएगा क्योंकि हमें गलत चूज करना था। 83 नंबर के क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें देखा जाए हमने पॉलिटिकल साइंस के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सब्जेक्ट 2 में सोशल साइंस वाले में, इससे आपको 100 क्वेश्चन आएगा पूरे, ठीक है, और 50 क्वेश्चन आपके जीएस वाले पार्ट से आएगा, ठीक है। तो इसके लगभग हमने सभी पार्ट डिस्कस कर लिए। अब हम मिक्स क्वेश्चन इसमें टेस्ट के रूप में करेंगे और फटाफट करेंगे इसमें। अब देखा जाए 83 नंबर के क्वेश्चन, नागरिक समाज जो है संगठन जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो यहाँ भी कौन सा शामिल नहीं है उसे आपको चूज करना है। सबसे पहला यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि मानव अधिकार ह्यूमन राइट की रक्षा करना। अब देखा जाए मानव राइट की रक्षा करना इसमें आता है। दूसरा देखा जाए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को मजबूत करना, ये भी आता है इसमें। इसके बाजार मार्केट के लिए पूर्णतः लाभ प्रॉफिट और प्रोडक्शन उत्पादन को सुनिश्चित करना, ऐसा इसका काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे डी आता है जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करना, ये भी है। तो आपका ए बी डी सही है, लेकिन ऑप्शन आपको नहीं सही चूज करना था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये हमने 83 क्वेश्चन टोटल किए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस वाले सब्जेक्ट से बन सकते हैं, वो हमने कंप्लीट डिस्कशन किया। अगर आप इसे
देखते हैं। तो आपका मोस्टली क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली यहीं से आएगा, क्योंकि अगर कंप्लीट डिस्कशन आपने सुना है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो वो भी क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मिक्स क्वेश्चन। अब सब्जेक्ट वाले मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।